गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा जो लेक्चर है वो है पीवाईक्यूज ऑफ रिकॉग्निशन से रिलेटेड। तो रिकॉग्निशन का जो टॉपिक है हमारा पीआईएल के अंदर, उसको हमने कल दो लेक्चर्स में मिलके, कल और परसों का जो लेक्चर था वहां पे डिस्कस किया है। हर पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि सारे लेक्चर्स आपने बहुत अच्छे से देख लिए हैं, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। कहीं आपका कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज मैं जरूर कमेंट करना, ताकि आपकी चीजें हैं जो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम जितने भी हमारे पास पीवाईक्यूज है रिकॉग्निशन से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो सके। तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आपको रिकॉग्निशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है और किस तरीके के क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, तो आपको आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका तैयारी कितनी हो रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जितना भी हम अब तक कर चुके हैं हमारे इस बैच के अंदर, हमारा जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। पीआईएल की ऑलमोस्ट सारी चीजें हम कर रहे हैं और 3 से 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं अब तक। उनके पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, रिकॉग्निशन का टॉपिक हम कर चुके हैं, उसके आज क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। और शाम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही है। कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस खत्म हो जाए, ताकि हम अगले हफ्ते से नया सब्जेक्ट शुरू कर सके। ठीक है, और इस बार तो आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे मेल भी किया आपने कि पीडीएफ के जरिए पढ़ाओ, पीडीएफ के जरिए पढ़ाओ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर पीडीएफ के जरिए लूँ, क्योंकि देखो भाई, सारे लेक्चर्स तो मैं पीडीएफ के जरिए नहीं ले पाती हूँ ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारा काम होता है तो नहीं कर पा रही हूँ। बट कोशिश करूँगी कि धीरे धीरे हो जाए चीज़ें पीडीएफ के जरिए, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ और अभी इनकम भी नहीं हो रही है कि मैं किसी को साथ में काम के लिए रख सकूँ अपने पास। ठीक है, तो जैसे अगर आप चैनल को आगे बढ़ाते चलोगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते चलेंगे और इनकम अच्छी खासी होगी, तभी तो हम किसी को काम पे रख पाएंगे ना, किसी को जॉब दे पाएंगे, ताकि हमारा काम भी आसान हो सके और आपके लिए चीजें और बेहतर की जा सके। ठीक है, हमारा जो चैनल है, जितना आप ज्यादा शेयर करोगे, जितना लोग देखेंगे, उतना ही तो फायदा होगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आगे चीजों को शेयर करो, ताकि हमारा जो आपके लिए बेहतरी का काम करने का इरादा है और बेहतर चीजें करने का इरादा है वो फुलफिल हो सके। और आपके जो भी टारगेट है एग्जाम क्लियर करने के, चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स ले रहे हैं, तो सबके को फायदा हो इन चीजों से, उनके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके और लोग ये चीजें उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप देखेंगे कि सारी चीजें आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाई जाती है। ठीक है, ऐसा समझाया जाता है कि आपको बार बार टॉपिक्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो चीजों को, वीडियोस को देखो, चाहे हमारे शॉर्ट्स हो, हमारे लेक्चर्स हो, उनको देखो और उनको आगे शेयर करो, ताकि और बच्चे भी हमारे साथ ज्वाइन कर सके। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर है हम शुरू करते हैं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने हैं तो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगी, आप वहां से चेकआउट करो और हमें ईमेल जरूर करना। ठीक है, एक और बच्चों का ये पॉइंट रहता है कि मैं नंबर अवेलेबल करवाऊं, ताकि बच्चे हमसे वहां पे कांटेक्ट कर सके। तो देखो भाई, अभी मैं सिंगल हैंडेड सारी चीजों को हैंडल कर रही हूँ, तो मैं नंबर तो नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बट हाँ, जो भी बच्चे हमसे नोट्स परचेज कर रहे हैं तो मैं एक नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ उनको, ताकि वो कोई भी डाउट वगैरह हो तो वहां पर ले सके। तो अगर कोई आप नोट्स वगैरह परचेज करते हो, कुछ भी आप और चीजें हमसे लेते हो, मॉक टेस्ट या पीवाईक्यूज परचेज करते हो, तो आपको एक नंबर के जरिए मैं चीजें प्रोवाइड कर देती हूँ जब आप हमें ईमेल करते हो, तो वो वहां पर हो सकता है। बाकी मैं पब्लिकली अभी कोई नंबर नहीं करवा सकती हूँ अवेलेबल। जैसे हमारे पास इतनी इनकम हो जाती है कि हम किसी को अपने साथ टीम में रख ले, तो मैं मतलब 2 लोग भी हम काम करें तो उनका नंबर मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी सारा टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती हूँ आपके मैसेजेस का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो अभी आप क्या करें कि हमें ईमेल जरूर करो, ताकि चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहां हम बात करने वाले हैं रिकॉग्निशन के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है,
ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया है, मैंने बोला था रिकॉग्निशन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि इनमें से दी गई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चूज करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि डी जूरे रिकॉग्निशन ना ये फाइनल होता है और अगर एक बार दे दिया जाए तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप। और ये मैंने आपको परसों के लेक्चर में पढ़ाया था जब डी फैक्टो डी जूरे रिकॉग्निशन में आपको करवा रही थी कि डी जूरे रिकॉग्निशन एक बार अगर प्रोवाइड कर दिया गया तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, वो फाइनल होता है। तो ए स्टेटमेंट तो हमारा ठीक है। ऑप्शन में जहां ए स्टेटमेंट नहीं है ना उसको काट दो, हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करना। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में ए सी ई है, दूसरे में बी सी डी ई है, तो ये तो कट गया, यहाँ पे ए नहीं है। दूसरे तीसरे में भी ए है, चौथे में भी ए है। एक और ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा कह रहा है डी जूरे रिकॉग्निशन इज नॉट फाइनल, यानी ये बात गलत है। अगर पहला ठीक है तो दूसरा तो वैसे ही ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखो बी पॉइंट हमारा गलत है, जहां जहां बी है उसको काट दो। पहले में बी नहीं है, तीसरे में देखो ए बी डी ई, तो ये कट गया। तीसरे में ए सी डी ई है, चौथे में ए सी डी ई है, यानी हमारा जो आंसर है वो ए और डी में से निकल कर आएगा। तो अब देखते हैं हमारा सी और डी क्या कहता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन को विड्रॉ किया जा सकता है। ये बात ठीक है क्योंकि डी फैक्टो रिकॉग्निशन फाइनल नहीं होता है, वो टेम्परेरी नेचर का होता है और उसको आप क्या कर सकते हो, एक बार अगर डी फैक्टो रिकॉग्निशन दे दिया है तो उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ये बात ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। डी ऑप्शन चेक करते हैं। ये कह रहा है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन बाय अ स्टेट बिकॉज द स्टेट हैज सीज्ड टू बी द स्टेट। ये कह रहा है कि अगर मान लो स्टेट को सीज कर दिया गया कि अब वो स्टेट नहीं है, तो जो विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन बाय अ स्टेट बिकॉज द स्टेट हैज टू बी द स्टेट हैज सीज्ड टू बी द स्टेट। ये कह रहा है कि जो रिकॉग्निशन है उसको, स्टेट का जो रिकॉग्निशन है वो विड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि स्टेट अब एक स्टेट नहीं रहा, उसको सीज कर दिया गया टू बी द स्टेट होने में। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन है हमारा ये गलत है। तो जहां डी ऑप्शन है ये काट दो। ए सी ई पहले में नहीं है, चौथे ऑप्शन में देखो डी है, तो ये कट गया हमारा। तो ए ऑप्शन हमारा पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ई ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ई ऑप्शन कह रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट डज नॉट इनवैलिडेट द एक्ट्स ऑफ डी प्रीवियस डी जूरे गवर्नमेंट। यही बताया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या कहता है। ये कह रहा है कि डी जूरे रिकॉग्निशन मिलने के बाद आपने जो पहले डी जूरे रिकॉग्निशन मिलने से पहले जो आपने एक्ट किए थे वो क्या है, इनवैलिडेट नहीं हो जाएंगे, वो उन पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा कि डी जूरे रिकॉग्निशन मिलने के बाद भी आपके जो पहले वाले एक्ट है वो क्या है, वैलिड रहेंगे, इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। तो ई ऑप्शन हमारा ठीक है। तो यहाँ पे ए सी और ई ये तीन ऑप्शन हमारे गलत है, बी और डी गलत है, और जिसकी वजह से पहला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इस तरीके से आपको जब चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तभी आप क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और ये सारा कंसेप्ट का खेल है, बस सारा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजन के क्वेश्चन, ये इस तरह के जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, वरना कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही आ जाए, रट्टा मार के वो सोल्व हो सकते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि स्ट्राडा डॉक्ट्रिन, इसको प्रोपाउंड किया गया था स्ट्राडा द्वारा, जो कौन थे, मैंने बताया था स्ट्राडा कौन थे, मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है, उन्होंने स्ट्राडा डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया था, कल के लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की है। ठीक है, तो वो थे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मैक्सिको। सी ऑप्शन देखो यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं जो आपको रिकॉग्निशन के टॉपिक से सोल्व करने होते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और हमारे नोट्स में ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, इसलिए नोट्स और लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैंने हर बार बोला है कि लेक्चर्स अगर आपने 2 बार कम से कम देखा ना तो कहीं नहीं जाने वाले आपके नंबर, कहीं नहीं जाने वाला आपका जेआरएफ। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस के अंदर ये बात हेल्ड की गई थी, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। मैंने 3 केस बताए थे आपको जहां ये बात बोली गई थी कि डी फैक्टो और डी जूरे रिकॉग्निशन में कोई डिफरेंस नहीं होता जब आप क्या है एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी क्या अपने इंटरनेशनल एक्ट को इफेक्ट देने की बात करती है। तो 3 केस बताए थे। एक तो था लूथर वर्सेस सागर का केस था 1920 का। एक था हमारा क्या केस था भाई, इजिप्ट वर्सेस बैंक ऑफ यूथोपिया का केस था, है ना। बैंक ऑफ यूथोपिया केस। ये 1931 का केस था। और एक तीसरा केस था अनंत जाजू मंडी केस। उन्नीस का, है ना। 3 केस बताए थे जिसके अंदर ये बात बोली गई थी। तो यहां देखो इन तीनों केस में से कौन से दे रखे हैं। लूथर वर्सेस सागर दे रखा है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूएस वर्सेस पिंक, रशियन सोशलिस्ट फेडरेटेड सोवियत पब्लिक वर्सेस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो 3rd का हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे रिकॉग्निशन के टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे, क्या आगे दे रखे हैं। ये कह रहा है कि कौन सा आपका इनमें से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। वो फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया, तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है। ये कह रहा है कि पहली स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि डी जूरे रिकॉग्निशन फाइनल होता है जबकि डी फैक्टो रिकॉग्निशन प्रोविजनल होता है। ये बात ठीक है, मैंने बताया था डी जूरे रिकॉग्निशन फाइनल होता है और उसको एक बार देने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया था डी फैक्टो रिकॉग्निशन प्रोविजनल या टेम्परेरी होता है और उसको विड्रॉ किया जा सकता है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां जहां ए ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन काट दो पहले। ए बी डी यहाँ है, बी सी डी ये कट गया, ए बी सी डी, बाकी में तो ए है। दूसरा ऑप्शन है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन को विड्रॉ किया जा सकता है जबकि डी जूरे रिकॉग्निशन इरिवोकेबल होता है। यही हमने अभी डिस्कस किया, तो बी ऑप्शन भी हमारा ठीक है। तो जहां जहां बी नहीं है तो उसको काट दो। बचे हुए ऑप्शन में सब जगह बी है भाई। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन हैज रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन एज एग्जैक्टली एज इन द डी जूरे रिकॉग्निशन। ये कह रहा है कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन में भी रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन लागू होता है सेम जैसा डी जूरे रिकॉग्निशन में लागू होता है। नहीं, डी जूरे रिकॉग्निशन में ही मैंने बताया था रेट्रोस्पेक्टिव प्रिंसिपल लागू होता है, डी फैक्टो में नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। तो जहां सी ऑप्शन दे रखा वो काट दो। पहले में ए बी डी है तो ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तीसरे में ए बी सी है तो ये गलत हो गया। ए बी सी डी चौथे में भी है, सी यहाँ पे, तो देखो ये भी गलत हो गया। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई डिफरेंस नहीं है डी जूरे और डी फैक्टो रिकॉग्निशन में जब हम क्या कर रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी के इंटरनल एक्ट्स को इफेक्ट देने के पर्पस की बात कर रहे हैं। तो ये बात ठीक है। ये 3 केस मैंने आपको बताए, लूथर वर्सेस सागर 1920 का केस, बैंक ऑफ यूथोपिया का केस है 1931 का, और अनंत जादू मंडी का केस है जिसके अंदर ये बात हेल्ड की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे अब तक। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन हमारा चौथे नंबर के क्वेश्चन का ठीक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ दिए गए है रिकॉग्निशन, दूसरा दिया गया डेट्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं किया है, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एक्सेप्शनल होते हैं, आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहला कह रहा है कि इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था चाइना को कब, ये डेट दे रखी है और ईयर दे रखे हैं। दूसरा कह रहा है इंडिया ने स्पेन को कब रिकॉग्नाइज किया था। तीसरा कह रहा है इंडिया ने कंबोडिया को कब रिकॉग्नाइज किया था, और इंडिया ने बांग्लादेश को कब रिकॉग्नाइज किया था। ये बात ये कह रहा है। तो हमारा जो
इससे रिलेटेड आंसर चेक कर लेते हैं क्या है, मेरे को भी नहीं पता भाई ये चीजें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखो बी है। बी क्या कह रहा है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुको भाई। तो हमारा ये टॉप क्वेश्चन का, फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर निकला है बी। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए का होगा थर्ड, यानी इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया है 30 दिसंबर 1949 को। याद रखना है, अपना जो रिकॉग्निशन का टॉपिक है वहां पे ये चीजें लिख लेना, ठीक है। कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, कई बार तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगी, या फिर आपको इस तरीके से लिस्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, वहां पे पूछ ली जाती है। तो इंडिया चाइना को रिकॉग्नाइज करता है 30 दिसंबर 1949 को, और बी ऑप्शन का दे रखा है फोर्थ, यानी इंडिया स्पेन को रिकॉग्नाइज करता है 2 मई 1956 को, ठीक है। और तीसरा है इंडिया कंबोडिया को रिकॉग्नाइज करता है 1 अप्रैल 1975 को, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करता है 6 दिसंबर 1971 को, ठीक है। तो ये चार हमारी चीजें हैं जो हमारे नोट्स में नहीं है, और आप इंक्लूड कर लेना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, हु अमंगस द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जूरिस्ट, ये चीफ एक्सपोनेंट है डेक्लारेटरी थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन के। याद है मैंने 2 थ्योरी कराई थी रिकॉग्निशन की कल के लेक्चर में। 2 थ्योरी होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी होती है, एक होती है डेक्लारेटरी थ्योरी, ठीक है। डेक्लारेटरी थ्योरी का एक और नाम मैंने बताया था, एविडेंशियरी थ्योरी, याद है। मैंने बताया था जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है उसके 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव के 3 एक्सपोनेंट है जो उसको सपोर्ट करते हैं। कौन कौन बताए थे मैंने, हीगल, एंजेलोटी और ओपनहाइम। ये 3 जूरिस्ट तो मैंने बताए थे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी से रिलेटेड, और एविडेंशियरी थ्योरी यानी डेक्लारेटरी थ्योरी से रिलेटेड 5 जूरिस्ट आपको बताए थे, याद है। एक तो थे होल, एक थे हमारे वैगनार, एक थे हमारे फिश कोबेट, पिटकोबेट, एक थे हमारे फिशर, और एक और हमारे थे, ये 4 हो गए ना, होल, वैगनार, एक ब्रायरली थे। तो ये 5 जूरिस्ट थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे। देखो यहाँ कौन कौन से दे रखे हैं, हीगल, एंजेलोटी, ओपनहाइम, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के हैं, ये तो कटी गए ऑप्शन। फैनविक, कैल्सन, हॉल, ये तो है ही नहीं। हार्ट, ऑस्टिन, बेंथिन, ये भी नहीं थे। तो होल, ब्रायरली, फिशर, पिट कॉर्बेट, ये देखो यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ से हमारा सिर्फ वैगनार नहीं है बल्कि 4 ऑप्शन तो दे रखे हैं। तो ये हमारा क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 6th का आंसर क्या होगा, डी होगा। ये सारी चीजें आपको जैसे मुझे याद है ना, इस तरीके से तब याद होगी जब आपकी रिवीजन हो जाएगी कम से कम 7 से 8 बार। मैंने जब पढ़ा था अपने टाइम पे, जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मैंने मुझे याद है 9 बार कम से कम रिवीजन की थी, ठीक है। और अभी मैं आपको पिछले बैच में भी पढ़ा चुकी हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, और तो मुझे वैसे भी ट्रिपल बार याद हो चुकी है चीजें, बहुत ज्यादा याद हो चुकी है। अब तो काफी चीजें हैं जो अभी भी याद नहीं है, बट स्टिल आगे आने वाले टाइम में हो जाएंगी वो भी यादें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये यहाँ पे दे रखे हैं। क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। ये कह रहा है, हीगल इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। ये बात ठीक है, मैंने अभी बताया 3 एक्सपोनेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के, हीगल, एंजेलोटी और ओपनहाइम। तो हीगल क्या एक वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
तो देखते हैं, जहां ए नहीं है वो ऑप्शन काट दो। ओनली ए इज करेक्ट, ए बी सी आर करेक्ट, ए बी डी आर करेक्ट, ए बी सी डी आर करेक्ट, सब में ए है भाई, नहीं कटेगा। दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी वर्सेस सिविल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये लीडिंग केस है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन का। ये बात ठीक है, मैंने ये केस आपको बताया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रेट्रोएक्टिविटी भी बोलते हैं। ये केस एग्जाम में पूछा जाता है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखो बी पॉइंट जहां नहीं है वो काट दो, सिर्फ ए ऑप्शन हमारा कटेगा, बाकी तीन हमारे में से कोई भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं, ये कह रहा है कि डी जुरे रिकॉग्निशन फाइनल नहीं होता और इसको विड्रॉ किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि डी जुरे रिकॉग्निशन फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है और इसको एक बार प्रोवाइड करने के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, तो जहां सी ऑप्शन है ना उसको काट दो, बाकी हमारा करेक्ट आंसर निकल आएगा। देखो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी आर करेक्ट, तो सी यहाँ पे है तो ये कट गया ऑप्शन। ए बी डी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। चौथे में देखो ए बी सी, यहाँ पे भी सी दे रखा है तो ये कट गया ऑप्शन। तो सी हमारा क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन का सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन देखो, एक डी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। डी कह रहा है लूथर वर्सेस सागर के केस के अंदर ये हेल्ड किया गया था, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो और डी जुरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। ये बात ठीक है, क्योंकि लूथर वर्सेस सागर में भी ये हेल्ड किया गया था, बैंक ऑफ यूथोपिया केस के अंदर भी यही हेल्ड किया गया था, और अरंत जाजू मंडी का केस था उसमें भी यही बात हेल्ड की गई थी। तो ए बी डी हमारे तीन ये सही ऑप्शन है, ये करेक्ट निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से सेवेंथ क्वेश्चन का हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट आपके, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ये हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, जहां मैंने बताया कि आपको लेक्चर कम से कम 2 बार देखना है, ताकि सारी चीजें आपके मुंह पर आपको ऐसे याद रह सके। ठीक है, तो ये हमारा भाई सेवेंथ क्वेश्चन था जिसका आंसर सी था। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज कॉल्ड एज ए डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन। ये कह रहा है कि कौन सी रिकॉग्निशन कैसी डॉक्ट्रिन है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। कौन सी ऐसी डॉक्ट्रिन थी, मैंने बताया था स्टिम्सन की डॉक्ट्रिन थी। और स्टिम्सन डॉक्ट्रिन का नाम कैसे पड़ा था, इसका नाम पड़ा था, यूएसए के सेक्रेटरी थे जिनका नाम स्टिम्सन था, उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दी थी, उन्हीं के नाम से ये डॉक्ट्रिन बनी थी। और इस डॉक्ट्रिन को डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन भी कहा जाता है। याद है कि नहीं है, कल के लेक्चर में ये चीज बताई है मैंने। तो स्टिम्सन डॉक्ट्रिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो, इस्ट्राडा डॉक्ट्रिन का नाम पड़ा था, मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर थे इस्ट्राडा, उनके नाम से। हेलेस्टिन का नाम पड़ा था जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर वॉल्टर हेलेस्टिन के नाम से। फ्रांको डॉक्ट्रिन हमारी है नहीं, हमने डिस्कस नहीं की है, तो स्टिम्सन डॉक्ट्रिन ये रही। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ क्लियर और फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉग्निशन बाय अ स्टेट थ्रू ऑफिशियल कम्युनिकेशन और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट। मैंने बताया था कल आपको कि 3 टाइप का रिकॉग्निशन होता है, एक तो एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन, एक होता है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, मतलब जिसको एक्सप्लिसिट को एक्सप्रेस रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, इम्प्लाइड रिकॉग्निशन होता है, और एक होता है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। बताया था ना मैंने। तो जो एक्सप्रेस रिकॉग्निशन होता है वो मैंने बताया था कि जब डिप्लोमेटिक या कोई डिप्लोमेटिक है या फिर कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो कोई मैसेज भेजता है किसी दूसरे स्टेट को एक्सप्रेशन के थ्रू, मतलब कोई एक्सप्रेस करता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन करता है। फॉर्मल एक्सप्रेशन कैसे होता है, लिख के आप कोई मैसेज भेजते हो राइटिंग में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन या एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। देखो यहाँ देख भी लेते हैं, इसका बी आंसर क्या है, करेक्ट आंसर। और ये हमारी पूरी आंसर की है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन थे हमारे पास रिकॉग्निशन से रिलेटेड, और ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि रिकॉग्निशन का टॉपिक और जो क्वेश्चंस है वो सारे आपको समझ में आ गए हैं, और आपका रिकॉग्निशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब तक हमने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उसके क्वेश्चंस, उसके अलावा रिलेशन बिटवीन म्युनिसिपल लॉ एंड उसके क्वेश्चंस,
सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें पीआईएल के अंदर अब तक आपको समझ में आ गई है। जिसका कहीं भी कोई डाउट रहा है तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट करना। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम पीआईएल का नया टॉपिक शुरू करेंगे और सारी चीजें आपको क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक ऑफ पीआईएल के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करना, चीजों को वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।